डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं स्मॉल डिस्कशन के लिए उपस्थित हूं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इसे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या भूमिका है और उसको कैसे लिखें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऐसे का पेपर आजकल सबसे पहले आयोजित हो रहा है। 2025 में यूपीएससी में 22 अगस्त को स्टार्ट होगी और उसी दिन पहला पेपर ऐसे है। ऐसे का पेपर 250 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 ऐसे लिखने होते हैं। प्रत्येक टॉपिक के लिए जो ऐसे आप लिखेंगे उसके लिए 125 मार्क्स होगा। सो 125 मार्क्स और सेकंड टॉपिक के लिए भी 125 मार्क्स, टोटल 250 मार्क्स हो गए। जो वर्ड लिमिट है प्रत्येक ऐसे लिखने का वो 1000 वर्ड से 1200 वर्ड्स तक लिखने होते हैं, ये वर्ड लिमिट है। इसके बाद हमें ये समझना होगा कि ऐसे क्यों इम्पोर्टेंट है और ऐसे कैसे लिखें ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त हो सके। ऐसे क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ऐसे इज मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम गेन, मतलब कम से कम मेहनत से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं 2015 में मेन एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ था। 250 मार्क्स के ऐसे थे जिसमें मुझे 250 में 135 मार्क्स मिले थे। उस समय हाईएस्ट मार्क्स 155 था और जो लोएस्ट मार्क्स था 65 था। आप देख सकते हैं लोएस्ट के तुलना में हाईएस्ट 2 गुना से भी ज्यादा था, कहां 65 और कहां 155। तो इसका मतलब यह निकलता है कि अगर ऐसे का सही प्रैक्टिस करें, उसमें प्रैक्टिस करने के बाद अपने कॉपी को जिस टॉपिक पे ऐसे लिखें उसको चेक कराएं, इवैल्यूएशन प्राप्त होने के बाद अगर फिर से इंप्रूवमेंट करके ऐसे लिखें और उसको भी चेक कराएं तो जरूर आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और 250 में अगर हाईएस्ट 155 तक आ सकता है, इवन 150 आ जाता है तो 60% मार्क्स हुआ। और 60% मार्क्स जो होता है यूपीएससी के लिए एक पेपर में बहुत ही ज्यादा मार्क्स होता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम गेन कैसे है। आप ये देखें, जब जीएस 1, 2, 3 का प्रिपरेशन करते हैं, ऑप्शनल पेपर के 2 पेपर आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसका प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कई बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, काफी समय लगाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में कोई स्पेसिफिक चीज आपको नहीं पढ़नी है, बल्कि जो ज्ञान आपने अर्जित कर रखा है उसके आधार पे कुछ तैयारियां करनी है कि ऐसे कैसे लिखें, राइटिंग स्किल ऑफ ऐसे, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ऐसे लिखने में। और अगर वो प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद कॉपी को इवैल्यूएट कराते हैं, उसके बाद इवैल्यूएशन के बाद जो आपको कमेंट्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, उसके बाद फिर से पेपर लिखते हैं और फिर से इवैल्यूएट कराते हैं और इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं और लगभग 15 to 20 ऐसे लिखते हैं, सर्टेनली यू विल गेट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। और ऐसे में अगर जहां 250 मार्क्स के पेपर हैं, अगर 140 या उससे ऊपर लाते हैं तो जरूर टोटल मार्क्स में यह एक बहुत बड़ा योगदान होगा सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन में आपके लिए। तो एक तो बात हो गई मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम गेन। दूसरी बात हुई इट इज जनरली फर्स्ट पेपर ऑफ द मेन एग्जामिनेशन। अगर ये अच्छा से गया तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जिसके आधार पे जो बाकी मेंस के पेपर हैं वो अच्छा जाएगा। तैयारी अच्छी है और सिंसियरिटी के साथ आपने पेपर लिखा। तो तीसरी बात आती है कि प्रैक्टिसिंग ऐसे इंप्रूव्स राइटिंग स्किल। जैसे मेन पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है जैसे पीटी ऑब्जेक्टिव होता है, मेन पेपर कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। ऐसे क्या है, ये भी तो सब्जेक्टिव लिखना है, ये भी तो आर्ट ऑफ राइटिंग है। इसकी भी तो एक स्ट्रक्चर होती है कि जैसे इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन। तो ये जो एक ऐसे लिखते हैं और कई बार प्रैक्टिस उसके बाद कई ऐसे पे करते हैं तो राइटिंग स्किल में इंप्रूवमेंट होता है और मेन में जाके अदर पेपर्स में भी आपका फायदा आता है, क्योंकि मेन इज नॉट ओनली द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज
बट ऑल्सो द राइटिंग स्किल। ठीक है, तो अदर पेपर में आपको फायदे होंगे। चौथी पॉइंट है कि ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। जैसे हम में से बहुत लोग स्कूल और कॉलेज के दिन में लिटरेरी क्लब के सदस्य नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि ऐसे राइटिंग कंपटीशन में हमने स्कूल और कॉलेज के दिन में भाग लिया हो, तो ऐसे एक अलग क्षेत्र हो जाता है उनके लिए, और साइंस के विद्यार्थी के लिए तो और भी थोड़ा मुश्किल का क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि वो आर्ट्स की तरह राइटिंग प्रैक्टिस में नहीं लगे होते हैं, स्किल ऑफ राइटिंग में नहीं लगे होते हैं। तो ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। अगर आप इसमें मेहनत करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो एक तरफ ऐसे में मार्क्स अच्छे आएंगे और दूसरी तरफ दूसरे पेपर में राइटिंग स्किल के द्वारा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो अनएक्सप्लोर्ड एरिया को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उससे बेटर गेन करना चाहिए। जो इसकी पांचवी पॉइंट है वो ये है कि इट इंस्टिल्स मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग कैपेबिलिटी एमॉन्ग एस्पिरेंट्स। जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं उनको एक डायमेंशन में सोचने की जरूरत नहीं है, समाज के समस्याओं के मल्टी फेसेटेड एंगल से देखने की जरूरत है, मल्टी डायमेंशनल वे में देखने की जरूरत है। जैसे किसी भी इशू के सोशल एस्पेक्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो सकते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो सकते हैं, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी एंड नॉन इक्वलिटी वो भी एस्पेक्ट हो सकता है, इसके अलावा और भी एस्पेक्ट हो सकते हैं। ऐसे जब आप लिखते हैं तो एक टॉपिक को कई एंगल से देखते हैं, कई एंगल से उसको एनालिसिस करते हैं और अपने बातों को ऐसे में लिखते हैं। तो इस तरह से यूपीएससी ये चाहती है, एक अच्छे राइटर के लिए जरूरत है कि आप मल्टी डायमेंशनल थॉट के साथ अपने समस्याओं को समाधान करें, ताकि समाज लगातार उन्नति करे और ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ समाज हो, और उसी बात को ऐसे में लाना होता है। तो इस तरह से आपके अंदर ये इस बात को इंस्टिल करता है, इस बात को लाता है कि आप मल्टी डायमेंशनल थॉट के साथ, मल्टी डायमेंशनल राइटिंग के साथ कैसे अच्छे एक कंपोजर बन सकते हैं, कैसे अच्छे बातों को लिख सकते हैं और समाज में कैसे मल्टी डायमेंशनल वे में समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ऐसे है ये इम्पोर्टेंट पेपर है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, इवेल्युएशन कराना चाहिए और ऐसे में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना चाहिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू राइट एसे टू गेन मैक्सिमम मार्क इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो आप जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि टोटल 250 मार्क्स हैं, एक एसे का 125, फिर दूसरे एसे का भी 125। सेक्शन ए में 4 टॉपिक दिए होते हैं, 4 एसे के टॉपिक होते हैं, उसमें से एक टॉपिक पे लिखना होता है, और सेक्शन बी में भी 4 टॉपिक होते हैं, उसमें से एक टॉपिक चूज करना होता है आपको, उस पे ऐसे लिखना होता है। टोटल 2 ऐसे लिखने होते हैं। अब बात ये आती है कि ऐसे लिखने का बेसिक स्टाइल क्या है। तो ऐसे लिखने का बेसिक स्टाइल है कि प्रत्येक ऐसे में एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद उसका मेन बॉडी ऑफ द ऐसे होना चाहिए, और तीसरी बात आती है कंक्लूजन ऑफ द ऐसे होना चाहिए। जब वर्ड लिमिट 1000 से 1200 के बीच में है तो जनरली जो इंट्रोडक्शन लिया जाता है, लिखा जाता है, वो 100 वर्ड्स टू मैक्सिमम 125, इट मे गो टू 150 ऑल्सो, इतने वर्ड तक ही आप इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। और इंट्रोडक्शन में 1 पैरा या 2 पैरा हो सकता है, जनरली मैं तो 2 पैरा लिखता हूँ। एक बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, दूसरे में जो टोन ऑफ द एसे को सेट करता हूँ, ताकि उस डायरेक्शन में एसे को ले जाना है और उतने पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है। तो 1 या 2 पैराग्राफ शुरुआत के हो सकते हैं जो इंट्रोडक्शन होते हैं। उसके बाद मेन बॉडी ऑफ द एसे होता है जो 1000 से 1200 वर्ड्स होते हैं, उसमें से लगभग 700 से 900 वर्ड या इवन आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा 150 वर्ड तक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 150 वर्ड लिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको कंक्लूजन भी अच्छा से लिखना है और आपको इंट्रोडक्शन भी अच्छा से लिखना है। सो आइडियल सिचुएशन में 800 to 900 वर्ड्स को अगर लिखते हैं मेन बॉडी में तो वो बहुत ही अच्छा होगा। उससे 900 वर्ड से अगर ज़्यादा लिखते हैं तो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के लिए आपको जितना लिखना चाहिए उतना नहीं लिख पाएंगे
और अगर लिखते हैं तो वर्ड लिमिट काफ़ी बढ़ जाएगी। काफ़ी बढ़ने से आपको समय का अभाव हो जाता है और बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट नहीं लिखना चाहिए। इसी का मतलब होता है गागर में सागर। तो अगर गागर में सागर है तो पूरी सागर को लाने की कोशिश ही क्यों, हम गागर ही रहने दें और उसमें सार गर्भित बातों को लिखें, गागर में सागर को शामिल करें। जो कंक्लूजन होता है वो 1 to 2 पैरा होता है। मैं तो 2 पैरा लिखता हूँ। उसको जो फर्स्ट पैरा होता है उसमें मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। जिन पॉइंट्स को मैंने रेज किया है उन पॉइंट को अब फिर से समराइज करता हूँ और जो लास्ट पैरा होता है उसमें मैं कंक्लूड कर देता हूँ। ये मेरी स्टाइल ऑफ राइटिंग है। सबकी स्टाइल ऑफ राइटिंग एक जैसे नहीं हो सकती है और फिर भी सबको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं 2 पैरा लिखता हूँ, लेकिन कई लोग 1 पैरा भी लिख सकते हैं और उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो 1 और 2 पैरा अगर पैराज आर रिक्वायर्ड टू एंड द एसे विद द कंक्लूजन। कंक्लूजन के साथ हम एसे को एंड करते हैं। तो ये तो बेसिक राइटिंग और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एसे हो गया। इसके बाद आता है कि एसे लिखने से पहले क्या करना चाहिए एग्जाम में। जनरली लोग जाते हैं, सोचते हैं समय बहुत कम है, समय पार कर जाएगा और ऐसे अच्छा से नहीं लिख पाऊंगा, वो जल्दी 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 ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। ये फॉल्ट है। जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ऐसे लिखने से पहले पॉइंट्स को जनरेट करें। पॉइंट्स को रफ पेज होता है, प्रत्येक जो आपके आंसर बुकलेट होते हैं उसमें रफ पेज लास्ट में होता है। रफ पेज में पॉइंट्स को जनरेट करें, स्ट्रक्चर को, संरचना को जनरेट करें और जब वो जनरेट हो जाए पॉइंट तब आप ऐसे लिखना शुरू करें। एक बार मनन कर लें, एक बार थॉट प्रोसेस को इनिशिएट कर लें कि इंट्रोडक्शन ऐसे करना है, मेन बॉडी ऐसे जाएगा और कंक्लूजन ऐसे करना है। जब लिख रहे हैं तो उसके बाद जितने पॉइंट आपने जनरेट किया है उसके अलावा भी कुछ पॉइंट आ सकते हैं और हो सकता है पुराने पॉइंट अगर 10 जनरेट किए हैं तो आपको लगे कि 1-2 पॉइंट उसमें छोड़ना है, हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने पॉइंट जनरेट कर दिया उसी के बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे पीछे तो हो ही सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस राइटिंग स्किल को प्रैक्टिस करके आपको इंप्रूव करना है और आपको बेसिक पॉइंट्स को लिखना है जो जनरेट आपने किया है और जब लिखेंगे तो आइडियाज आएंगे और उस आइडियाज के आधार पे कुछ और भी पॉइंट आप जनरेट करके उसी वक्त लिख सकते हैं। तो आपको हमेशा पॉइंट को पहले जनरेट करना चाहिए, रफ पेज पे लिखना चाहिए, स्ट्रक्चर को बनाना चाहिए और उसके बाद ही ऐसे लिखना शुरू करना चाहिए। नहीं तो एवरीथिंग विल एंड अप विद अ मिस, सब कुछ मिस हो जाएगा। तो इस बात को फॉलो करना चाहिए। नीट एंड क्लीन, जैसे आप 10th का एग्जाम दे रहे होंगे तभी आपके शिक्षक ने बताया होगा कि जो भी लिखो 10th के एग्जाम में नीट एंड क्लीन लिखो। 10th बोर्ड आपके जीवन का पहला बोर्ड था। उसके बाद आपने 12th किया, आगे पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी पढ़ाई की, कई लोग मास्टर डिग्री किए, उसके बाद यूपीएससी के लिए आ रहे हैं, कई लोग तो नौकरी कर रहे होते हैं और या तो नौकरी को रिजाइन कर चुके होते हैं और तब फिर से यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। तो आप जब 10th में थे तब भी टीचर ने बताया था नीट एंड क्लीन लिखो और आज भी बताया जा रहा है नीट एंड क्लीन लिखो। अगर बहुत ज़्यादा आप कटिंग करोगे तो उसके बाद ऐसे जब इवेल्युएशन की बात आएगी तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा और जब बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा, उसको इवेल्युएट करने में और पढ़ने में दिक्कत होगी तो सर्टेनली मार्क्स तो थोड़ा कम हो भी सकता है। इसलिए जब भी ऐसे लिखें तो आप नीट एंड क्लीन वे में ऐसे को लिखें। ऐसे शुड नॉट बी इन द पॉइंट फॉर्मेट। जैसे आप मेन एग्जाम के पेपर्स लिखते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड पेपर 4 तो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी है, उसमें तो ज़्यादा सब्जेक्टिव ही लिखना होता है और इससे की कुछ स्टाइल उसमें भी शामिल की जाती है। तो मैं पेपर 4 नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पेपर 1, 2, 3 तो कंप्लीटली आप पॉइंट फॉर्मेट में आप चाहो तो लिख सकते हो। ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2 उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, नॉट ऑल द क्वेश्चन को पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो। लेकिन जब आप ऐसे लिखते हो तो यू शुड नेवर राइट इन द पॉइंट फॉर्मेट। आपको प्रूफ नहीं करना है कि आप कितने नॉलेजेबल हो, बल्कि आपको यह दिखाना है कि आप कितने अच्छे ढंग से सोच सकते हो और कितने अच्छे ढंग से लिख सकते हो। नॉलेज कम होने के बाद भी हमने देखा है कि ऐसे में अगर आर्ट ऑफ राइटिंग अच्छा है, डिसिप्लिन ऑफ राइटिंग है,
पॉइंट को अच्छा से जनरेट करके कोई व्यक्ति लिख सकता है और वो मल्टी डायमेंशनल थॉट में मल्टी डायमेंशनल पॉइंट और मल्टीपल एंगल से बातों को सोच कर लिख रहा है तो उसके मार्क्स अच्छे होते हैं। तो इसीलिए दिस इज नॉट द पेपर टू डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज बट दिस इज पेपर टू गो विद द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग। तो हमेशा ये कहा जाता है कि एसे में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 ऐसे ना लिखें बल्कि पैरा फॉर्मेट में लिखें। ऑल द पैराग्राफ शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड और उसके ढंग से धीरे धीरे आप आगे बढ़ें, अंत तक जाएं और फिर कंक्लूड करें। सो लॉजिकली कनेक्टेड, नॉट इन पॉइंट फॉर्मेट, और इस तरह से आगे बढ़ना होता है ऐसे लिखने के लिए। तो कई बार पॉइंट में लिखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो अगर अत्यंत आवश्यक हो तो बहुत ज़्यादा फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली का प्रयोग ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैराग्राफ को लिख दें, फर्स्टली एंड सेकेंडली, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मत खींचें पॉइंट फॉर्मेट में, नहीं तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता। उसके बाद आता है कि इट इज नॉट द पेपर टू डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज, जो कि बता चुका हूं, बट दिस इज द आर्ट ऑफ राइटिंग। आपको फ्रेश आइडियाज लाने हैं, एग्जिस्टिंग समाज के आइडियाज को लेने हैं और दोनों आइडियाज को मिला के पॉइंट को जनरेट करने हैं और मल्टी डायमेंशनल वे में, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड एडुकेशनल एंड इकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, सारे एंगल से चीज़ों को देख के और फिर आपको अपने ऐसे को लिखने होते हैं। सो अदर की पॉइंट आर ऑल्सो देयर कि ऐसे लिखने के लिए हम क्या पढ़ें ताकि हमारे ऐसे लिखने की क्षमता अच्छी हो जाए और हमारे मार्क्स अच्छा आए। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मेन एग्जामिनेशन से पहले 1 साल तक लगातार द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ता था और उसमें जो एडिटोरियल होता था उसके एडिटोरियल को बहुत अच्छा से पढ़ता था, टिक करता था, पॉइंट को जनरेट करता था। तो वो लगातार एडिटोरियल को पढ़ने से एडिटोरियल जैसा हमेशा सोच डेवलप होने लगा कि प्रत्येक समस्याओं के इंट्रोडक्शन होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो उसी वे में मैं नर्चर्ड हो गया था। तो आप भी अगर एडिटोरियल को पढ़ते हैं, द हिंदू का दूसरा भी अच्छा पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, हिंदी माध्यम में दैनिक भास्कर भी अच्छा है, अदर न्यूज़पेपर भी हो सकते हैं, लेकिन ये 3 पेपर काफ़ी फोकस किया जाता है। तो अगर आप इन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं और कुछ ऐसे आर्टिकल को पढ़ते हैं जो यूपीएससी से रिलेटेड है, सारे आर्टिकल कभी कभी नहीं रिलेटेड होते हैं, तो वैसे आर्टिकल जो यूपीएससी से रिलेटेड हैं तो अगर उसको पढ़ते हैं तो स्वतः आपको ऐसे लिखने की क्षमता और अच्छे ढंग से सोचने की क्षमता ये बढ़ते चली जाएगी। दूसरा, हमारे 2 मैगजीन हैं, वो हैं कुरुक्षेत्र एंड योजना। ये कुरुक्षेत्र योजना मैगजीन बहुत ही अच्छे हैं, इनको भी पढ़ना चाहिए। इससे एक तरफ नॉलेज का इजाफा होता है, जो GS 1, 2, 3 में फ़ायदा होता है, और दूसरी तरफ आपको ऐसे लिखने की क्षमता भी इससे अच्छी आती है। तीसरी बात आती है कि एथिक्स इंटीग्रिटी की अगर तैयारी करते हैं, जो GS पेपर 4 है, सो दैट इज नॉट द एसे बट सर्टेनली सिचुएशन आर प्रोवाइडेड इनटू दैट, उसको लिखना होता है। उसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि एक अच्छे व्यक्ति की, एक अच्छे ऑफिसर की, एक अच्छे सिटीजन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो जब अच्छे बातों को लिखोगे, अच्छे बातों को सोचोगे, डिमोन्स्ट्रेट करोगे कि दीज आर द क्वालिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेट, गुड क्वालिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेट एंड गुड क्वालिटी ऑफ सिटीजन, और उन्हीं बातों का प्रयोग ऐसे में करोगे तो जरूर वहाँ फायदा होगा। तो अगर ऐसे अच्छा से आपको आता है, अच्छे से लिखते हैं, अच्छे मार्क्स आपको इवैल्यूएशन के दौरान आ रहे हैं, तो एथिक्स इंटीग्रिटी में थोड़ा बहुत फायदा होगा। उसी तरह अगर एथिक्स इंटीग्रिटी की तैयारी अच्छा किए हैं तो जरूर ऐसे में उसका फायदा होगा। उसके बाद आता है जनरल स्टडी, जो GS 1, 2, 3 और थोड़ा ये 4 भी, जो कि एथिक्स इंटीग्रिटी है। ये सब आप तैयारी करते हो, पढ़ते हो, करंट अफेयर भी पढ़ते हो, तो जो पॉइंट्स आप लाइफ में सीखते हो, 1 ईयर 2 ईयर में सीखते हो, उसका भी ऐसे में फायदा होता है। सो इसलिए मैंने बोला कि ऑलरेडी आप पूरी सब्जेक्ट GS के पढ़ चुके हो, करंट अफेयर पढ़ चुके हो, ऑप्शनल पढ़ चुके हो, तभी तो मेन एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो। उतना पढ़ने के बाद आपको नॉलेज की कमी नहीं है, बस फोकस क्या करना है, आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ रिप्रोड्यूसिंग योर आइडियाज, फ्रेश आइडिया एंड एग्जिस्टिंग सोशल आइडिया, ये सारे को मिला के कैसे आर्ट ऑफ राइटिंग के लिख के
मेन इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी ऑफ द एसे एंड कंक्लूजन ऑफ द एसे को अच्छा से लिखते हैं तो जरूर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब टॉपिक की बात आती है, ऐसा बोला जाता है अगर एसे की तैयारी करनी है तो कहीं दूसरे जगह से टॉपिक ना लो। यूपीएससी के 10 इयर्स के क्वेश्चन जो एसे में आ चुके हैं उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लो, आपको एसे की अच्छी तैयारी हो जाएगी। यूपीएससी से अच्छे टॉपिक और कहीं मिलना मुश्किल होता है जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो मैं यही बोलूंगा कि यूपीएससी के जो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पेपर्स हैं एसे का, वहां से आप उठाइए और उसके एसे के टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिए और उस कॉपी को आप चेक कराएं, इवैल्यूएशन कराएं और जो भी कमेंट मिलता है उसको दूसरी बार जब फिर से लिख रहे हैं पेपर उसमें शामिल करें और देखें कि पीछे से आगे आपके मार्क्स इजाफा हो रहे हैं। इस तरह मार्क्स आपके बढ़ते चले जाएंगे और प्रैक्टिस में रहोगे और एडिटोरियल न्यूज़पेपर का आप पढ़ोगे तो जरूर आपका एसे अच्छा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहूंगा कि यूपीएससी में जो एसे पेपर आया था 2024 में वो क्या था, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो उसके सेक्शन ए में 4 टॉपिक थे। एक था फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डिजर्ट्स फॉलो देम। दूसरा टॉपिक था द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। तीसरा था देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। एंड चौथा टॉपिक था सेक्शन ए में द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। अगर हम सेक्शन बी में बात करें, सेक्शन बी में भी 4 टॉपिक थे। पहला टॉपिक था सेक्शन बी में जो कि टोटल में देखें तो 5वां टॉपिक हो जाएगा। सोशल मीडिया is triggering fear of missing out amongst the youth, precipitating depression and loneliness। जो सेकेंड टॉपिक था सेक्शन बी का वो था nearly all the men can stand adversity but to test the character give him power। थर्ड टॉपिक था सेक्शन बी का all ideas having large consequences आर ऑलवेज सिंपल। और जो लास्ट टॉपिक था और टोटल मिला के 8वां टॉपिक था वो था द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। सो ये 4 टॉपिक थे जो मैंने बताया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक्स थे उनको और भी डिटेल से मैं बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि एसे की तैयारी अच्छे से करें, उसको पॉइंट्स जनरेट करें, उसको लिखें और राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करके कॉपी को हमेशा चेक कराते रहें। सर्टेनली आप यूपीएससी में जाओगे और इन बेसिक बातों को फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। एंड आई होप you get success in the UPSC main examination and come with the flying color of success. Thank you very much. Have a nice day. Bye.